अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 7 को और इसमें हमने पढ़ना है ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, ट्रेंड्स कहते हैं रुझान को, शौक़ को, रग़बत को। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? फ़र्ज़ करें यहाँ पर हमारे पास एक एटम है सोडियम का जिसमें प्रोटॉन है 11। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, सोडियम में प्रोटॉन 11 है तो मैं इसके शेल बना लेता हूँ। पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब स्टूडेंट्स, ये सोडियम का स्ट्रक्चर है जिसे हम सोडियम का एटम कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करना चाहूँ तो इसे रिमूव करने के लिए मुझे यहाँ पर एनर्जी लगाना पड़ेगा। एनर्जी क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को सोडियम का न्यूक्लियस खींच रहा है अपनी जानिब। जब मैं इसे बाहर निकालूंगा तो मुझे न्यूक्लियस के ख़िलाफ़ एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो वो एनर्जी जो मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लगाऊंगा उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो किसी एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए ताकि वो पॉजिटिव आयन बन जाए, इसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम पढ़ेंगे रुझान आयोनाइजेशन एनर्जी का पीरियड 3 एलिमेंट्स में। स्टूडेंट्स, पीरियड 3 के एलिमेंट्स का मैंने आपको कहा था कि आप इसे उर्दू के एक सेंटेंस से याद करेंगे और वो सेंटेंस है ना मांग अल्लाह से पाकिस्तानी साइकिल। ठीक, तो इस सेंटेंस से आपने इसको याद करना है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। आयोनाइजेशन एनर्जी कम से कम मिकदार है एनर्जी की जो ज़रूरत होती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, ताकि निकाल सके इलेक्ट्रॉन को किसी अलहदा या अलग गैसियस एटम से या आयन से इन इट्स ग्राउंड स्टेट में। आम हालात में ग्राउंड स्टेट स्टूडेंट्स मुराद होगा कि जब उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड या जंप की हालत में ना हो, कहीं ऊपर ना गए हों। तो स्टूडेंट्स, इस टेबल को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आते हैं नीचे की तरफ। दी हायर दी वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर ज़्यादा होगी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, यानी आपके पास 2 एटम हैं, आपने एक से इलेक्ट्रॉन निकाला तो कम एनर्जी लगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकाला तो ज़्यादा लगा। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगे इलेक्ट्रॉन निकालने में, द मोर डिफ़िकल्ट इट इज़ टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन निकालना वहाँ से मुश्किल था, यानी न्यूक्लियस की कशिश वहाँ ज़्यादा थी। एग्जाम्पल 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, 496 किलो जॉल एनर्जी की ज़रूरत होती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस सोडियम, निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को गैसियस सोडियम से। यह सोडियम का एटम है स्टूडेंट्स। आप जब सोडियम के एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो सोडियम पे आता है प्लस चार्ज। अब इस दौरान जो आयोनाइजेशन एनर्जी आप लगाते हैं, यानी जो एनर्जी आप इसे देते हैं, वो है 496 किलो जॉल पर मोल। लेकिन इसके मुकाबले में स्टूडेंट्स, अगर मैं मैग्नीशियम के एग्जांपल ले लूँ और मैग्नीशियम में से मैं अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, ठीक है, इसमें से मैं इलेक्ट्रॉन एक निकाल दूँ तो मुझे इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना आयोनाइजेशन एनर्जी लगाना पड़ेगा? वो है 738 किलो जॉल पर मोल। यानी आप देखें, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी कितना लगा? 496, जबकि मैग्नीशियम से निकालेंगे तो 738। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है बमुकाबले सोडियम के। आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ इंक्रीज़ विद द रिमूवल ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ बढ़ती जाती हैं निकालने से हर इलेक्ट्रॉन के। यानी आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला मैग्नीशियम से तो हमने कहा था कि इसकी एनर्जी कितनी हो गई? 738। लेकिन स्टूडेंट्स, इसी मैग्नीशियम में से जिससे एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, आप इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दें और मैग्नीशियम पे आ जाए +2 चार्ज, तो अब जो आयोनाइजेशन एनर्जी आप ये लगाएंगे यहाँ पर, ठीक, वो होगा तकरीबन 1400 कोई 70 या 71 किलो जॉल पर मोल के करीब। ठीक है, यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने पे जो एनर्जी आपने लगाया तो उसके बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा।
इस सेंटेंस में यही कह रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं जब निकालते हैं हर इलेक्ट्रॉन को, यानी हर इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी अगले इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ चुका होगा। बिकॉज द रिपल्जन अमंग द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज, क्योंकि रिपल्जन बाकी रहने वाले इलेक्ट्रॉनों में कम हो जाती है। यानी फ़र्ज़ करें मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने इसका ये इलेक्ट्रॉन निकाला जिसके लिए मुझे 736 किलो जूल एनर्जी लगाना पड़ा। ठीक, अब स्टूडेंट्स बाकी जो इलेक्ट्रॉन रह गए हैं उसमें और बाकी जो अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन हैं इनमें रिपल्जन कम हो जाएगा और न्यूक्लियस की कशिश भी बढ़ेगी, तो इनको फिर न्यूक्लियस और ताकत से अपनी तरफ खींचेगा, तो इनको अब निकालना न्यूक्लियस में से मुश्किल होगा पहले के मुकाबले। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस, इसके नतीजे में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, इसके नतीजे में न्यूक्लियस और बाकी इलेक्ट्रॉनों में कशिश की ताकत भी बढ़ जाएगी। देखिए, यानी इस इलेक्ट्रॉन को जब आप रिमूव कर देंगे तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में उसको न्यूक्लियस और ताकत से अपनी तरफ खींचेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पहले 2 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा था, उसकी ताकत 2 में तकसीम थी आखिरी शेल के अंदर। अब एक निकल चुका, एक ही रह गया, तो अब न्यूक्लियस का सारा ध्यान एक इलेक्ट्रॉन पर है जिसे वो खींच रहा है, तो इसलिए उसे ज़्यादा ज़ोर से खींचेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ इंक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो बढ़ती है वो इस तरतीब से, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत आसान। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, थर्ड उससे भी क्या होगी, ज़्यादा। अब देखिए स्टूडेंट्स, पीरियड 3 के अंदर सोडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी कितना है, 496 किलो जूल पर मोल, मैग्नीशियम की बढ़ के हो गया 738। एल्युमिनियम एक एक्सेप्शनल केस है। अब सेलेनियम में देखिए 786, फिर फास्फोरस में 1012, सल्फ़र में 1000, क्लोरीन में 1251, आर्गॉन में 1521। तो ये नॉर्मली जो ट्रेंड है वो ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी आगे की जानिब बढ़ता जा रहा है पीरियड में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं जी। आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक साइज़, आयोनाइजेशन एनर्जी एटम के साइज़ पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है, शील्डिंग इफ़ेक्ट पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, इसको हम डिस्कस करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू आर्गॉन, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है सोडियम से आर्गॉन की तरफ, यानी पीरियड 3 में अक्रॉस द पीरियड। दिस इज़ ईदर ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, इसकी वजह यह है कि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाता है। सही, देखिए हम यहाँ पर कह रहे थे ना कि आयोनाइजेशन एनर्जी न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है, यानी अगर जिस एटम का न्यूक्लियस का चार्ज या प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होगी तो वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉनों को आसपास के ज़्यादा खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही, दिस इज़ ईदर ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, ये या तो होगा इस वजह से कि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ चुका होगा, और डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस, या साइज़ छोटा होगा। हमने कहा कि आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज़ पे भी डिपेंड करता है, अगर एटम का साइज़ छोटा होगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम। देखिए जी, अगर हम पीरियड 3 की बात करते हैं तो पहला एलिमेंट जो सोडियम है वो बड़े साइज़ का होगा, मैग्नीशियम उससे छोटा, एल्युमिनियम उससे छोटा, इस तरह आगे चलते हुए एटमों का साइज़ क्या होता जाएगा, बढ़ता छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स क्या हो जाता है कि जैसे जैसे साइज़ छोटा होगा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है या तो किस वजह से, पीरियड में न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, या इसलिए कि एटम का साइज़ छोटा हो रहा है अलोंग द पीरियड। The metals sodium, magnesium and aluminum have small values of ionization energy. Metals जो कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है, इनकी वैल्यू कम है आयोनाइजेशन एनर्जी की, while नॉन मेटल्स जो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन है, have high values of ionization energy, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसे हमने यहाँ टेबल में भी डिस्कस कर लिया था कि जी जो नॉन मेटल्स है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है जी, इनकी ज़्यादा होती है, इसके मुकाबले में मेटल्स की क्या होती है, कम। अब स्टूडेंट्स ये जो लास्ट पॉइंट था कि आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करता है, अगर एटम का साइज़ बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी वहाँ कम लगेगी, इसके मुकाबले में एटम का साइज़ अगर छोटा होगा
तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में कशिश ज़्यादा होगा, वहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है अगर न्यूक्लियस की कशिश ज़्यादा होगी तो अपने इलेक्ट्रॉनों को नहीं छोड़ेगा, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। और शील्डिंग इफ़ेक्ट का मतलब है स्टूडेंट्स के बाहर के इलेक्ट्रॉनों को जब अंदर के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के असर से या कशिश से छुपा ले, तो शील्डिंग इफ़ेक्ट जितना ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि बाहर के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से छुप जाते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट की वजह से, तो इन्हें निकालना आसान होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो इलेक्ट्रॉनिक तरतीब है एलिमेंट्स का, उस पर भी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो जिन एलिमेंट्स के लास्ट में s ऑर्बिटल होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, लेकिन जहाँ p और d आएगा तो वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने ट्रेंड इन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पीरियड 3 को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।